ठीक है, लास्ट हम लोग ऑटोसोमल अप्रभावी रोगों की बात कर रहे थे। ठीक है, और ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया, खा लो आराम से लो यार, कब खा लो। ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में हमने सिकल सेल एनीमिया देख लिया था, दात्र कोशिका अरक्तता हमने देख ली थी। तो आज हम अब किसकी बात करेंगे? दूसरा ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, थैलेसीमिया। अब अपन ने यह देखा था थैलेसीमिया है तो ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, लेकिन कैसा है? मात्रात्मक या गुणात्मक? मात्रात्मक रोग था। तो यह ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है यानी मात्रात्मक रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखलाएं हैं, मतलब ग्लोबिन श्रृंखलाएं हैं, या तो उनका संश्लेषण कम हो जाता है या उनका संश्लेषण ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें पॉइंट पहले तो, मतलब सिकल सेल एनीमिया हमने देख लिया था, दूसरा ऑटोसोमल अप्रभावी रोग थैलेसीमिया। वो छुट्टी मार ली आज? अरे आप बाहर से कक्षा अटेंड करेंगे आज? अरे जो लोग बाहर हैं हाथ ऊपर। हाँ, लिखेंगे थैलेसीमिया। क्या हुआ? देखो जल्दी बराबर। मैं एकदम पढ़ाने जा रहा था, इन सब के मिली भगत से मैंने मदद, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इन्होंने बोला सर प्लीज 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 प्लीज, इन्होंने हाथ जोड़े, बाकी मैं नहीं डरा रहा था। ये रो गए कि सर आप नहीं डरा। ठीक है, अच्छा आप बताओ। तो थैलेसीमिया में हमारे पास हमने देखा था, थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखलाएं हैं वो या तो ज्यादा हो जाएंगी या श्रृंखलाएं कम हो जाएंगी। तो इसमें संख्या कम और ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको हम क्या रोग कह रहे हैं? मात्रात्मक रोग कह रहे हैं। अब अपन मिलके इनको डराएंगे, ये सब, इन सब की मिली भगत। अपन सेम टीम में, सेम टीम। लिखो थैलेसीमिया। इस मात्रात्मक रोग में इस मात्रात्मक रोग में हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं, इस मात्रात्मक रोग में हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं कम या अधिक हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं कम अथवा अधिक हो जाती हैं।
तो इसका मतलब ये जो थैलेसीमिया है ना, इसमें हम देखेंगे दो प्रकार का थैलेसीमिया होगा। एक जिसे हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया और एक जिसे हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया। बहुत आसान तरीके से याद रखना है, जिस तरह का थैलेसीमिया है, जिस तरह का थैलेसीमिया होगा उस प्रकार की श्रृंखलाएं कम बनेंगी या नहीं बनेंगी। जैसे अल्फा थैलेसीमिया है तो इसमें अल्फा श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं होगा। भाई देखो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या नहीं बनेंगी, अल्फा श्रृंखलाएं नहीं बनेंगी, तो एक ऐसा हीमोग्लोबिन बनेगा जिसमें 4 बीटा श्रृंखलाएं हो जाएंगी और यह सही तरह से ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं कर पाएगा। बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा श्रृंखलाएं कम बनेंगी, कम बनेंगी तो अल्फा श्रृंखलाओं की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो जिस प्रकार का थैलेसीमिया है उस प्रकार की श्रृंखलाएं कम या नहीं बनती हैं। तो इसमें लिख लेंगे थैलेसीमिया के प्रकार। आप आज ही आए हैं क्लास में, नए एडमिशन, तो टॉपिक बीच में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं, आप बात नहीं, ये आनुवांशिकी बीच में चल रही है। पहले पढ़ी हुई आपने, थोड़ी बहुत पढ़ी हुई, कहां पे? ओके, 11 12 वहीं पे थे आप। अच्छा, टारगेट आपने किया हुआ है, मतलब ऐसे पढ़ा हुआ है पहले तो, ठीक। क्या हुआ, पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? क्या कर, नाके नहीं आएंगे यार, नाके आया करो यार, मैं बता रहा हूं यार। देखो, दिसंबर जनवरी में नई नाव चलता है, अक्टूबर तक नहाना पड़ता है, दीपावली तक। हाँ, घर की सफाई से पहले सही में नहीं नहाए वो। लिखो, थैलेसीमिया के प्रकार में पहला अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, इस प्रकार के थैलेसीमिया में एक चीज पूछूं मैं आपसे, ये आपने रुमाल को ऐसे कंधे पे क्यों बांध रखा है? तो रुमाल कैसे दर्द ठीक करता है? भाई मैंने तो रुमाल से सिर्फ, रुमाल का उपयोग उसी में हुआ, हाथ दर्द को ठीक करने में रुमाल का प्रयोग। अल्फा थैलेसीमिया में या इस प्रकार के थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखलाओं, इस प्रकार के थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखलाओं का संश्लेषण नहीं होता, अल्फा श्रृंखलाओं का संश्लेषण नहीं होता। इस प्रकार के थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखलाओं का संश्लेषण नहीं होता और बीटा चेन और बीटा श्रृंखला युक्त हीमोग्लोबिन निर्मित होता है, और बीटा श्रृंखला युक्त हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। आपको याद होगा मानव कार्यकी में हम लोग ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन का, जो सिग्मोइड आकार का होता है। तो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें केवल बीटा श्रृंखला होती है, उसका जो ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ है वो असामान्य होता है, और वियोजन ग्राफ असामान्य है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन परिवहन में दक्षता के रूप से काम नहीं कर सकता। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ, इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ असामान्य होता है। ठीक है, और दूसरा बीटा थैलेसीमिया, असामान्य होता है। अब देखो, बीटा थैलेसीमिया में 2 प्रकार होते हैं,
बीटा माइनर और बीटा मेजर। बीटा माइनर का मतलब है इसमें कम बीटा श्रृंखला बनेगी, और बीटा मेजर का मतलब है इसमें बीटा श्रृंखला बनेगी ही नहीं। तो जब कम बीटा श्रृंखला बनती है तो बीटा माइनर, और बीटा श्रृंखला नहीं बनती तो उसे कहते हैं बीटा मेजर। और जब मेजर होता है तो ऐसा हीमोग्लोबिन आरबीसी की झिल्ली से जुड़कर आरबीसी को नष्ट कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी लोग थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं उनको हर महीने, हर 20 दिनों में, हर 2 महीने में नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनका पुराना ब्लड जो है वो काम का नहीं रहता, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन सही काम नहीं कर रहा। तो दूसरे प्रकार में लिख लेंगे बीटा थैलेसीमिया। इस प्रकार के थैलेसीमिया में, इस प्रकार के थैलेसीमिया में या तो कम बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है, इस प्रकार के थैलेसीमिया में या तो कम बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है, या तो कम बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है, ब्रैकेट में उसे क्या कहेंगे, बीटा माइनर, अथवा कोई बीटा श्रृंखला का संश्लेषण नहीं होता है, अथवा कोई बीटा श्रृंखला का संश्लेषण नहीं होता, उसे क्या कहेंगे ब्रैकेट में, बीटा मेजर। या तो कम बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है, बीटा माइनर, या बीटा चेन या श्रृंखला का संश्लेषण नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, बीटा मेजर। और इसमें होगा क्या, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ऐसा हीमोग्लोबिन आरबीसी का लयन उत्पन्न करता है। ऐसा हीमोग्लोबिन आरबीसी का लयन उत्पन्न करता है। नष्ट, लयन मतलब नष्ट करना। ठीक है, तो अब हमारे पास दो हैं, सिकल सेल एनीमिया हमने देखा, थैलेसीमिया अपन ने देखा, दोनों में अंतर क्या हो गया। सिकल सेल एनीमिया में अपन ने देखा था एक गलत बीटा श्रृंखला का संश्लेषण होता है। गलत बीटा श्रृंखला का संश्लेषण कैसे, सही बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर ग्लूटामेट पाया जाता है, ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन आ जाता है, तो गलत बीटा श्रृंखला का संश्लेषण हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, गुणात्मक रोग। और थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, श्रृंखला तो सही बन रही है लेकिन कम या ज्यादा, तो कम अथवा अधिक अल्फा या बीटा चेन्स का संश्लेषण, और संख्या कम या ज्यादा हो रही है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, मात्रात्मक रोग। दोनों में उत्परिवर्तन होता है, इसमें उत्परिवर्तन का मतलब यहां पर कौन सा उत्परिवर्तन था, बिंदु उत्परिवर्तन, या जिसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण। और यहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का उदाहरण। और फ्रेम शिफ्ट में भी विलोपन या डिलीशन। ठीक है, तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लयन का मतलब जब आरबीसी नष्ट हो जाते हैं तो लयन कहते हैं उसको। तो देख लो, थैलेसीमिया में या तो अल्फा श्रृंखला कम होगी तो बीटा ज्यादा हो जाएगी, बीटा कम होगी तो अल्फा ज्यादा हो जाएगी, तो कम अथवा अधिक अल्फा बीटा चेन्स बनेंगी, इसलिए मात्रात्मक रोग है। इसमें बिंदु उत्परिवर्तन होगा और इसमें फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन।
ठीक है, तो हमने सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तीसरा ऑटोसोमल अप्रभावी रोग फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU। ये लिख लिया, ले लूं आगे। अब तीसरा हमारे पास रोग आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक मिनट। हमारे शरीर में एक अमाइनो अम्ल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल एलेनिन। और ये फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल किसमें परिवर्तित होता है, टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन एक अमीनो अम्ल है और हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन से क्या बनता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल। और इसके लिए एक एंजाइम काम करती है जिसे हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एक एंजाइम है। ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन से क्या बनाती है, टायरोसिन। अब ये जो रोग है फिनाइल कीटोन यूरिया नामक रोग में इस एंजाइम की कमी हो जाती है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस ये एंजाइम है, इस एंजाइम की कमी हो जाएगी। अब अगर इस एंजाइम की कमी हो गई तो फिनाइल एलेनिन से क्या नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा। और अगर फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगा तो यह फिनाइल एलेनिन किसमें परिवर्तित होता है, फिनाइल पाइरूवेट में। फिनाइल एलेनिन से किसका निर्माण होगा, फिनाइल पाइरूवेट का। यह फिनाइल पाइरूवेट मस्तिष्क में जाकर एकत्रित होता है जिससे मानसिक दुर्बलता या मेंटल रिटार्डेशन आता है। तो पहला लक्षण तो क्या है, फिनाइल एलेनिन किसमें परिवर्तित नहीं हो पा रहा, टायरोसिन में, क्योंकि इस एंजाइम की कमी हो गई। इस एंजाइम की कमी के कारण अब फिनाइल एलेनिन से क्या बनता है, फिनाइल पाइरूवेट। यह फिनाइल पाइरूवेट मस्तिष्क में जाकर एकत्रित होकर मानसिक दुर्बलता उत्पन्न करता है। दूसरा लक्षण यह है कि थोड़ा बहुत फिनाइल पाइरूवेट मूत्र में भी उत्सर्जित होने लग जाता है। तो मूत्र में इसका उत्सर्जन देखा जाएगा, मानसिक दुर्बलता होगी। तीसरा, यह टायरोसिन आगे चलकर त्वचा वर्णक मेलेनिन बनाता है। मेलेनिन हमारे पास स्किन पिगमेंट होता है, जो आपके त्वचा का रंग होता है वो मेलेनिन के कारण। जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना काला रंग, जितना कम मेलेनिन होगा उतना हल्का रंग। तो टायरोसिन भी कम हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगा तो आगे चलकर मेलेनिन का निर्माण भी कम होने लग जाता है। मतलब त्वचा और बालों का रंग भी हल्का पड़ने लग जाता है। किस रोग में, फिनाइल कीटोन यूरिया में। तो तीन लक्षण आपको याद रखने हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के। फिनाइल पाइरूवेट मस्तिष्क में एकत्रित होगा, मानसिक दुर्बलता उत्पन्न करेगा। मूत्र में इसका उत्सर्जन देखा जाएगा और त्वचा वर्णक कम बनने के कारण त्वचा का रंग और बालों का रंग हल्का होने लग जाता है। ये तीनों किस बीमारी के लक्षण हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। क्योंकि इसमें कौन सी एंजाइम की कमी हो गई, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस की। लिखेंगे, PKU वाले लोग गोरे होते हैं क्या? अरे तो ऐसा गोरापन कोई काम का नहीं भाई। लिखेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया में इस रोग में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। इस रोग में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस नामक एंजाइम की कमी हो जाती है।
और इस कारण फिनाइलएलेनीन से टायरोसिन नहीं बन पाता, और इस कारण फिनाइलएलेनीन से टायरोसिन नहीं बन पाता। फिर नेक्स्ट, यह फिनाइलएलेनीन, नेक्स्ट पॉइंट, यह फिनाइलएलेनीन फिनाइल पाइरुवेट में परिवर्तित होता है। यह फिनाइलएलेनीन फिनाइल पाइरुवेट में परिवर्तित होता है, जो मस्तिष्क में एकत्रित हो। फिनाइल पाइरुवेट में परिवर्तित होता है जो मस्तिष्क में एकत्रित हो, मानसिक दुर्बलता उत्पन्न करता है। जो मस्तिष्क में एकत्रित हो, मानसिक दुर्बलता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृक यानी किडनीज में कम पुनः अवशोषण के कारण, किडनीज में कम पुनः अवशोषण के कारण यह मूत्र में उत्सर्जित होता है। किडनीज में कम पुनः अवशोषण के कारण यह मूत्र में उत्सर्जित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग में बालों व त्वचा का रंग भी हल्का पड़ जाता है। इस रोग में बालों व त्वचा का रंग भी हल्का पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी हो गई हमारे पास? फिनाइल। याद रखना, ये सब आनुवांशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, केवल जैव प्रौद्योगिकी में जीन थेरेपी होती है। लेकिन जीन थेरेपी भी सफल तभी है, स्थायी तभी है, जब भ्रूणी अवस्था में आपने कोई आनुवांशिक बीमारी की जांच कर ली हो। बाकी जन्म के बाद कोई आनुवांशिक बीमारियों का स्थायी इलाज नहीं है, कोई दवाइयां इन इलाज के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। फिर चौथा ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। ये वो बीमारी है जिसमें त्वचा वर्णक बनता ही नहीं है, वो सफेद सफेद धब्बे नहीं होते, आप अंग्रेज मतलब इधर देखो, अब हमारे पास ये टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। अभी हमने देखा ये टायरोसिन अमाइनो एसिड ही त्वचा वर्णक मेलेनिन बनाता है। तो त्वचा वर्णक मेलेनिन किससे बनता है? टायरोसिन से। और टायरोसिन के लिए एंजाइम कौन सी होती है? टायरोसिनेस। तो इस एंजाइम के कारण टायरोसिन मेलेनिन बनाता है। अब इस बीमारी में, रंजकहीनता में, इस टायरोसिनेस एंजाइम की कमी हो जाएगी, और टायरोसिनेस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो त्वचा वर्णक मेलेनिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे। तो रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, इस रोग में टायरोसिनेस एंजाइम की कमी के कारण टायरोसिनेस एंजाइम की कमी के कारण
त्वचा वर्णक मेलानिन का निर्माण नहीं होता। टायरोसिनेस एंजाइम की कमी के कारण त्वचा वर्णक मेलानिन का निर्माण नहीं होता। फिर नेक्स्ट ऑटोसोमल अप्रभावी रोग कौन सा आता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्या होता है, इधर ध्यान देंगे। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, फेफड़ों की सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं CFTR। यह प्रोटीन जो है वो फेफड़ों के अंदर जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है, और इस प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण फेफड़ों में जल और लवण का संतुलन नहीं बन पाएगा। फेफड़ों के अंदर श्लेष्मा जमा होने लग जाएगा और उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस प्रोटीन की कमी हो जाती है? CFTR। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर भी कह सकते हो, रिसेप्टर भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। तो यह प्रोटीन फेफड़ों की सतह पर होता है। इस प्रोटीन की कमी के कारण फेफड़ों के अंदर जल और लवण का संतुलन बिगड़ जाता है, और फेफड़े किस रोग में प्रभावित होते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस रोग में CFTR नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। CFTR प्रोटीन की कमी हो जाती है, और इस कारण फेफड़ों में जल व लवण का संतुलन बिगड़ जाता है। फेफड़ों में जल व लवण का संतुलन बिगड़ जाता है। और आखिरी ऑटोसोमल अप्रभावी रोग होता है एलकैप्टोन्यूरिया। इसको काला मूत्र रोग भी कहते हैं। अब इस देखो क्या होता है, एलकैप्टोन्यूरिया में एक अम्ल होता है जिसका काला रंग होता है, और उस अम्ल को क्या कहते हैं? होमोजेंटिसिक एसिड। इस अम्ल का निष्कासन किसमें होने लग जाता है? मूत्र में, और इस अम्ल के कारण मूत्र कैसे का रंग क्या हो जाता है? काला। अब ये मूत्र में क्यों निकलने लगता है? क्योंकि एक एंजाइम होती है होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेस। तो इस एंजाइम के कारण ये एंजाइम इसका अपघटन कर देती है। इसका अपघटन हो जाता है तो ये मूत्र में नहीं निकलता, काला मूत्र नहीं होता। लेकिन अगर इस एंजाइम की कमी हो जाती है, इस एंजाइम की कमी के कारण ये अम्ल ऐसा ही रहता है और मूत्र में निकलकर कौन सा रोग उत्पन्न होगा? एलकैप्टोन्यूरिया। तो केवल दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस रोग में कौन सा अम्ल मूत्र में निकल रहा है? होमोजेंटिसिक एसिड। और किस एंजाइम की कमी हो जाती है? होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेस।
लिख लेंगे। इस रोग में मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल का निष्कासन होता है। मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल का निष्कासन होता है तथा होमोजेंटिसे डाइऑक्सीजनेस एंजाइम की कमी हो जाती है तथा होमोजेंटिसे डाइऑक्सीजनेस एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 क्या थे? ऑटोजोमल अप्रभावी रोग। अब फिर सुन लेना, 3 आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये 3 दे रखे हैं। बाकी के 3 क्यों लिखाए हैं? क्योंकि ये अभी के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 7-8 साल पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें इनकी बात कर रखी है। तो अपने जो नोट्स होते हैं उसमें सारी एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटी आज तक बनी है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, जितनी अलग अलग तरह की एनसीईआरटी अभी तक प्रयोग में है, उन सब के चीजें हमारे नोट्स में है। तो इसका मतलब यह है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते। आजकल तो एनटी आपके इस एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं पूछता, बट फिर भी उसका कोई भी मूड बदल जाए, कभी साउथ वाली एनसीईआरटी के प्रश्न डाल दें, कभी 8 साल पुरानी एनसीईआरटी के प्रश्न डाल दें, तो उसमें ये ऑटोजोमल अप्रभावी रोग ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 के 6 क्या हो गए? ऑटोजोमल अप्रभावी। अब नेक्स्ट क्या आएंगे? ऑटोजोमल प्रभावी रोग। ऑटोजोमल डोमिनेंट। हमने 3 देखे थे, क्या क्या नाम? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मार्फन सिंड्रोम, हंटिंगटन स्कोरिया। मतलब सिंपल एक चार्ट बनाएंगे, इसमें आसान हो जाएगा। ऑटोजोमल प्रभावी रोग में हमारे पास मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये इस एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा होता है मार्फन सिंड्रोम, और तीसरा है हंटिंगटन स्कोरिया। ये 3 ऑटोजोमल प्रभावी रोग हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखता है? जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी था, अपन ने देखा था। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसा रोग था? एक सहलग्न अप्रभावी रोग। ये कैसा रोग है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोजोमल प्रभावी रोग। अब इस रोग में, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में भी पेशियों में क्या हो जाती है? कमजोरी आ जाती है। और पेशियों में कमजोरी का कारण यह है कि पेशियां संकुचित होने के बाद अनुशिथिलित नहीं हो पाती। तो पेशियों में अनुशिथिलन नहीं हो पाता, इसलिए पेशियां समय के साथ साथ कमजोर होने लग जाती हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है? संयोजी ऊतक खराब हो जाते हैं, और अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, वो स्पाइनल कॉर्ड मुड़ जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड मुड़ जाती है किस रोग में? मार्फन सिंड्रोम। और हंटिंगटन स्कोरिया तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स नष्ट होने लग जाते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इसके लक्षण साथ में लिख देता हूं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में पेशियों में थकान एवं कमजोरी, अनुशिथिलन में देरी होने के कारण,
ठीक है, ये ऑटोजोमल प्रभावी है और उनके लक्षण। ठीक है, तो हमने देखो लिंग सहलग्न रोग हमने देख लिए थे। लिंग सहलग्न में हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का रोग ये देखा। और ऑटोजोमल में हमने अप्रभावी रोग 6 और 3 क्या देख लिए, ऑटोजोमल प्रभावी रोग। मतलब अभी तक अपन ने ये जितने आनुवांशिक रोग देखे हैं इन सब को हम मेंडेलियन रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपन ने कितने देखे, 4 एक्स संलग्न अप्रभावी, 6 ऑटोजोमल अप्रभावी और 3 ऑटोजोमल प्रभावी। ये जितने रोग या जितने आनुवांशिक रोग हमने देखे हैं ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, मेंडेलियन रोग के। तो इसका मतलब क्या है कि मेंडल के रोगों की 3 लक्षण है। मतलब आप किसी भी आनुवांशिक रोग को मेंडेलियन रोग कब कहोगे, जब वो 3 बिंदु दर्शाए। पहला तो वंशागति, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहोगे, आनुवांशिक रोग कहोगे। तो ये सारे रोग एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं। दूसरा, या तो प्रभावी होने चाहिए या अप्रभावी, क्योंकि प्रभाविता का नियम ही किसने दिया था, मेंडल ने। तो या तो रोग प्रभावी होते हैं या रोग अप्रभावी होते हैं, तो मेंडेलियन के रोग होंगे। और तीसरा, इन सब आनुवांशिक रोगों का कारण क्या है, जीन में उत्परिवर्तन। आज आप देखो, अपन ने देखा इस एंजाइम की कमी हो गई। इस एंजाइम की कमी क्यों हो गई, क्योंकि ये एंजाइम या प्रोटीन है, इसको बना कौन रहा है, जीन, उसमें उत्परिवर्तन हो गया। टायरोसिनेज की कमी क्यों हुई, क्योंकि इसको बनाने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो गया। CFTR प्रोटीन की कमी क्यों हुई, इसको बनाने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो गया। तो हर रोग में कोई ना कोई एंजाइम या प्रोटीन कम है, और एंजाइम या प्रोटीन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि उसको बनाने वाली जीन में क्या आ चुका है, उत्परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मतलब अब हम जो कैटेगरी देखने वाले हैं वो हेडिंग क्या डालेंगे, मेंडेलियन रोग या मेंडल के रोग। ठीक है, मेंडेलियन डिजीजेज या मेंडल रोग। और मेंडल के रोग 3 लक्षण क्या क्या दर्शाएंगे भाई, ये सारे आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या दर्शाने चाहिए, वंशागति। दूसरा लक्षण आपको पता होना चाहिए, या तो प्रभावी या अप्रभावी होने चाहिए। और तीसरा, इनका कारण क्या होगा, जीन में परिवर्तन, या जिसे हम क्या कहते हैं, जीन में उत्परिवर्तन। तो एक मैं लिखाऊंगा अभी, कोई भी आनुवांशिक रोग अगर ये तीनों लक्षण दर्शा रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा रोग है, मेंडेलियन रोग। तो लिखेंगे मेंडेलियन रोग में मेंडेलियन या मेंडल रोग 3 विशेष लक्षण दर्शाते हैं। मेंडल रोग 3 विशिष्ट लक्षण दर्शाते हैं। पहला, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति। दूसरा, प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव जिसे कहते हैं।
प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और तीसरा, इनका कारण या इन रोग का कारण एक जीन में उत्परिवर्तन होता है। इनका कारण एक जीन में उत्परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब अभी तक अपन ने जितनी भी बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियां देखी, वो किस कैटेगरी में आएंगी? मेंडेलियन रोग। और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि इन मेंडेलियन रोगों की आप जांच या इन मेंडेलियन रोगों का पता आप वंशावली विश्लेषण के द्वारा कर सकते हो। पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो, पेडिग्री सॉल्व करते हैं हम लोग। आज पेडिग्री सॉल्व करेंगे। आपको एक वंशावली दे रखी होगी और वंशावली में आपको देखकर यह पता लगाना होगा ये कौन सा मेंडेलियन रोग है, प्रभावी है या अप्रभावी है, लिंग सहलग्न है या ऑटोजोमल है। तो पहला तो सिस्टम यह हो गया कि ये जो मेंडेलियन रोग हैं उनकी जांच किसके माध्यम से करते हैं? वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री के माध्यम से। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, पेडिग्री सॉल्व करने के लिए या वंशावली सॉल्व करने के लिए एक बार अपन वापस सारे जीनी प्रारूप बनाएंगे। हम जीनी प्रारूप वैसे तो बना चुके हैं, लेकिन एक साथ एक चार्ट के फॉर्म में ध्यान रखेंगे। कैसे? इधर देखो, मैंने यहां पर हेडिंग अप डाल दी है मेंडल रोग। तो मेंडल के रोगों की दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो लिंग सहलग्न और दूसरे ऑटोजोमल। या तो लिंग सहलग्न होंगे या ऑटोजोमल। अब देखो, लिंग सहलग्न में हमारे पास एक्स सहलग्न ही पड़ेंगे क्योंकि वाई सहलग्न कोई रोग होता ही नहीं है। अब एक्स सहलग्न में भी दो चीजें होंगी, या तो एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और या क्या होगा? एक्स सहलग्न प्रभावी रोग। अब मुझे बताओ, एक्स सहलग्न है मतलब उसकी जीन कौन से गुणसूत्र पर है? एक्स। और अप्रभावी है मतलब कब अभिव्यक्त होगा? शुद्ध अवस्था में। अब इसमें जीनी प्रारूप महिला और पुरुष का अलग अलग होगा। एक्स सहलग्न में पुरुष और महिला का जीनी प्रारूप अलग अलग होगा। एक्स वाई वाले पुरुष सामान्य, और अगर एक्स पर खराब आ गई बीमारी वाली जीन तो ऐसे पुरुष रोगी। ये हमने कर रखा है। महिलाओं की बात करें तो एक्स एक्स सामान्य, अगर एक एक्स पे खराब आ गई तो भी महिला सामान्य रहेगी, वाहक के रूप में काम करेगी। और रोगी महिला तभी होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होंगे। ये हम देख चुके हैं, वापस लिखा है। एक बार पहले समझ लो, फिर पूरा एक साथ लिख लेना। अब मैं दूसरा सिस्टम क्या ले रहा हूं? प्रभावी। अब देखो, प्रभावी में क्या चेंज आ जाएगा? पुरुष और महिला के जीनी प्रारूप में। भाई, पुरुष में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। पुरुष के पास तो एक ही एक्स है और उस एक्स पे खराब जीन आ गई तो वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, पुरुष तो रोगी होगा। लेकिन अब महिला में क्या होगा? महिला एक्स एक्स तो सामान्य है, लेकिन अगर महिला का एक एक्स गुणसूत्र खराब हो गया, एक एक्स गुणसूत्र खराब हो गया तो वो महिला क्या हो जाएगी? रोगी। अब आप बोलोगे सर ये तो वाहक होनी चाहिए। वाहक अप्रभावी रोग में होगी। प्रभावी रोग होते ही प्रभावी डोमिनेंट लक्षण अपने आप को शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में दिखा देता है। तो यह संकरित अवस्था है, और संकरित अवस्था में प्रभावी अवस्था अगर है तो ऐसी महिला क्या हो जाएगी? रोगी। इसका मतलब जब कोई प्रभावी रोग होता है ना, तो उसमें क्या नहीं मिलेगा? वाहक नहीं होगा। आ रही है बात समझ में?
अब ऑटोजोमल रोग ध्यान देंगे, ऑटोजोमल रोग में भी दो कैटेगरी आएगी, ऑटोजोमल अप्रभावी और ऑटोजोमल प्रभावी। अब इसमें पुरुष और महिलाओं का जीनी प्रारूप अलग अलग लूं या सेम ही होगा? ऑटोजोम्स तो महिला पुरुष दोनों में सेम होते हैं, तो जीनी प्रारूप पुरुष और महिला का सेम रहेगा। अप्रभावी में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये क्या हो गए? सामान्य। ये भी सामान्य हो गए, लेकिन किसके रूप में काम करेंगे? वाहक। और स्मॉल ए क्या हो जाएंगे? रोगी। अप्रभावी केवल शुद्ध अवस्था में काम करता है तो रोगी, लेकिन अगर मैं प्रभावी रोग की बात करूं तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों क्या हो गए? रोगी। स्मॉल ए वाले क्या होंगे? सामान्य। मतलब प्रभावी रोग में क्या नहीं होते? इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये जीनी प्रारूप आपको याद है तो वंशावली या पेडिग्री गलत हो ही नहीं पाएगी। देखो, पेडिग्री में दो तरह के सवाल हम करेंगे, क्योंकि दो ही तरह के आ सकते हैं। पहले तरह के सवाल में हम ओरल आंसर निकाल लेंगे, ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे ओरल जवाब कर लोगे आप, पेडिग्री देखते ही आंसर निकाल लोगे। और कभी कभार कोई जटिल वंशावली आ जाए, जटिल का मतलब है जिसमें एक से अधिक विकल्प आपको निकालने हो, तो भी उसके लिए यह जीनी प्रारूप काम करेगा। एक वंशावली को सॉल्व करने के लिए तो आपको यह जीनी प्रारूप भी नहीं चाहिए, और एनटीए आजकल आसानी बनाता है, तो ओरल तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन अगर कोई बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए जिसमें एक से अधिक विकल्प निकालने हो, तो आपको क्या काम करेगा सिस्टम? जीनी प्रारूप। वापस देख लो फिर बना लेना। एक्स सहलग्न का मतलब ऐसा रोग जिसकी जीन एक्स गुणसूत्र पर है। अप्रभावी का मतलब शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होगा। तो पुरुष में तो एक ही एक्स है, वो रोग हो जाएगा। महिलाओं में रोगी तभी होगी जब दोनों एक्स प्रभावित होंगे। एक एक्स प्रभावित होगी तो ऐसी महिला सामान्य वाहक होगी। लेकिन जब बीमारी डोमिनेंट है, डोमिनेंट बीमारी है, प्रभावी है, मतलब शुद्ध और संकरित दोनों में रोग आएगा, तो महिला संकरित होते ही अब रोगी हो जाएगी। प्रभावी बीमारी में वाहक नहीं मिलेगा। यहां पर भी देख लो, ऑटोजोमल में भी देख लो, ऑटोजोमल में भी संकरित अवस्था और शुद्ध अवस्था होते ही वो क्या हो गया? रोगी। और अप्रभावी में केवल रोगी कौन होगा? शुद्ध अवस्था में रोगी होगा। स्मॉल ए सामान्य कैसे हो गया? अरे भाई, प्रभावी रोग है। प्रभावी में कैपिटल रोगी हो गए तो स्मॉल सामान्य हो गया, और अप्रभावी में स्मॉल रोगी हो गया, कैपिटल वाले सारे सामान्य हो गए। ये दोनों अलग अलग जीनी प्रारूप है। बना लो। ये जीनी प्रारूप अपने आप एक बार पहले देखो और बनाओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हंटिंगटन कोरिया नहीं। देखो, स्व प्रतिरक्षा रोग में हम वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला स्व प्रतिरक्षा रोग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है।
ठीक है, वो कौन सा रोग है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है स्व प्रतिरक्षा? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। और टाइप 1 डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, वो भी स्व प्रतिरक्षा होता है। ग्रेव्स डिजीज, हैशिमोटोस थायराइडिटिस, परनीशियस अनीमिया, ये सब। शेयर तो करते ही नहीं हो। देखो, या तो देख लो या जल लो। यार ये मैं छोटा था बहुत खाता था, ये बहुत जोरदार चीज है ये। धन्यवाद। धन्यवाद तो क्या, मैं तो मांग के खाया है। ये दिन छुपा छुपा रहे थे, मैंने दे दो, नहीं, 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 नहीं दे दो। हाँ, चार्ट बनाना है, इसीलिए बनाया है कि आप भी बना सको। जोरदार यार ये, ठीक है। और प्लीज प्लीज, मैं आपको भी अपनी टीम में रख। ये मिलती है अभी भी? अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो मतलब जीवन सफल मेरा। आज मुझे सही में अच्छा लग रहा है कि मेरा जन्म हुआ। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं, स्वाद लूंगा अभी मैं आराम से। हाँ, अरे आपको तो मैं, अरे आपको तो बनता है आज। नहीं नहीं, मैं तो आधा करके दे रहा हूं। ये लीजिए, आप उनको दे दीजिए, उनको। है ऐसा मत करो। ऐसा नहीं होगा। डन, लिख लिया आप? अब हेडिंग डाल देंगे फिर हम, वंशावली पेडिग्री एनालिसिस। ये फिर बता रहा हूं, ये जीनी प्रारूप ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो इसी जीनी प्रारूप से सॉल्व होगा। डन सबने? ठीक है उमेश जी, ये उमेश जी यही है क्या? कहां है? अब इधर। ठीक है, अब वंशावली विश्लेषण। देखिए कौशल जी, हम क्या खा रहे हैं, ये तो ऐसे मैंने मना किया था, मेरा मन नहीं था, लेकिन ऐसे जबरदस्ती करी इन्होंने, बहुत जबरदस्ती की कि सर ले ही लो। ठीक है, अब एक मिनट। पहली चीज तो वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से हम कौन से रोगों का जांच या विश्लेषण करेंगे? मेंडेलियन रोग। याद रखना, वंशावली विश्लेषण के द्वारा केवल मेंडेलियन रोग का अध्ययन होता है, गैर मेंडेलियन नहीं, क्योंकि आगे हम गैर मेंडेलियन रोग पढ़ेंगे जिसमें सारे गुणसूत्र विकार आते हैं।
डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये कैसे रोग हैं? गैर मेंडेलियन। गैर मेंडेलियन का मतलब है एक तो इनमें उत्परिवर्तन के कारण नहीं होंगे और प्रभावी और अप्रभावी भी नहीं होंगे। तो पहली चीज, वंशावली विश्लेषण के द्वारा किसका अध्ययन या किसकी जांच की जाएगी? मेंडेलियन रोगों की जांच की जाएगी। अब पेडिग्री में सिंबल्स आपको पता ही होने हैं। स्क्वायर क्या दर्शाता है? मेल्स, पुरुष, और सर्कल्स क्या दर्शाती है? महिला यानी फीमेल्स। अगर शेडेड सर्कल है आपके पास, इसका मतलब वो प्रभावित या रोगी पुरुष है, और अगर सर्कल शेडेड है तो इसका मतलब प्रभावित महिला है। अगर रोम्बस बना रखा है, मतलब ना सर्कल है ना स्क्वायर, तो हमको लिंग ज्ञात नहीं है। ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में, अगर मेल और फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब मैथुन या विवाह। और अगर दो लाइंस हैं तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज, मतलब निकट संबंधित के मध्य विवाह। ठीक है। और एक सिंपल सी वंशावली अगर हम देखें, तो इस वंशावली का मतलब पिता, माता, दो पुत्रियां और एक पुत्र है। ठीक है, ये सिंबल्स बना लो, फिर हम देखेंगे। अब पूरा मुंह में ठंडक ठंडक हो गई। आप दर्द ठीक हो गया? मैं भी कल गिरा और लग गई थी, बिस्तर पे गिरा, नींद लग गई। सर 2021 के बाद नहीं हंसे आप? ठीक है। कॉन्सेंजीनियस मैरिज का मतलब है निकट संबंधियों के मध्य विवाह। क्या कर रहे थे आप? हाथ से पंखा रोक दिया? ओहो, ये सुपर पावर है। क्यों रोका आपने हाथ से पंखा? उसके लिए स्विच होता है। स्विच दूर था। ये ऐसे पंखा, इसके ये भी रोक लोगे? मुझे कभी कभी लगता है ये समष्टि नहीं समुदाय है। फर्क पता है आपको? बायोलॉजी जो समष्टि एक ही जाति की होती है, समुदाय में भिन्न भिन्न जातियां होती। नहीं, सही में ईमानदारी से आपने ऐसे पंखा रोक लिया, हाथ से मोड़ दिया। पर गुस्से में या आपको ऐसा मन किया? हो, ठीक है भाई। तो वंशावली में ये है। अब एक चीज देखो, अब वंशावली को सॉल्व कैसे करेंगे? वंशावली के द्वारा हम किसकी जांच कर रहे हैं? मेंडल के रोगों की। और मेंडल के रोगों की कितनी कैटेगरीज हैं? 4 ही हैं। देखो कैसे, या तो मेंडल का रोग प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा।
या ऑटोजोमल होगा या लिंग सहलग्न होगा। चार ही संभावनाएं हैं भाई। मेंडल का रोग या तो एक्स सहलग्न अप्रभावी, एक्स सहलग्न प्रभावी, ऑटोजोमल अप्रभावी, ऑटोजोमल प्रभावी, चार ही संभावनाएं हैं। तो आपको क्वेश्चन में एक वंशावली दे दी होगी और वंशावली में आपको चार विकल्प दे दिए होंगे और आपको यह पता लगाना होगा उस वंशावली जो है वो कौन सा लक्षण या रोग दर्शा रही है, प्रभावी या अप्रभावी, ऑटोजोमल या लिंग सहलग्न। दो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं और यह शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगी। अगर चार विकल्प दे रखे हैं और चार विकल्प में से एक विकल्प आपको निकालना है तो अपनी वाली शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करती है और इसका हम प्रमाण भी बताएंगे। ऐसा भी नहीं है सर हमेशा काम करेगी, हमें क्यों मान लूं, तो हमारे पास जीनी प्रारूप से उसको कंफर्म भी कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे? पहली चीज, आपको एक वंशावली दे रखी है। मान लो वंशावली में माता पिता में रोग नहीं है, बच्चों में रोग है, या एक वंशावली 3 पीढ़ी की दे रखी है जिसमें माता पिता में रोग है लेकिन बच्चे में नहीं है, उनके बच्चों में है। मतलब एक ऐसी वंशावली दे रखी है जिसमें कोई ना कोई पीढ़ी स्किप हो रही है या मिस हो रही है। इसका मतलब वो रोग अप्रभावी ही होगा, क्योंकि प्रभावी तो ऐसे चौड़ा होकर घूमता है। प्रभावी रोग बोलता है कि मैं तो हर पीढ़ी में दिखूंगा। तो प्रभावी रोग जो होता है वो लगभग हर पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है, कभी भी पीढ़ी जंप या स्किप नहीं करता। तो आपको एक दे रखा है माता पिता में रोग नहीं है लेकिन बच्चों में है, या माता पिता में है बच्चों में नहीं है लेकिन उनके बच्चों में आ गया, तो वो हमेशा क्या होगा? अप्रभावी। और अगर एक रोग हर पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, हर पीढ़ी में अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो क्या होगा? प्रभावी। तो ये तो आप पता कर लोगे कि प्रभावी लेना है या अप्रभावी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह पता करना कि ये ऑटोजोमल है या लिंग सहलग्न। अब इसमें ध्यान से देखना, आपको एक पेडिग्री देखनी है। जैसे इस पेडिग्री में तो मैंने 2 ही पीढ़ी बनाई है, माता पिता की, बच्चों की। एक पेडिग्री वो भी आ सकती है जिसमें माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बड़ी। आप लोग एक वंशावली में माता पिता के बाद पहले बच्चों वाली पीढ़ी देखो। भले ही वंशावली 2 पीढ़ी की है, 3 पीढ़ी की है, 4 की है, 5 की है, आपको क्या देखना है? माता पिता के बाद पहले बच्चों वाली पीढ़ी देखनी है। इस बच्चों वाली पीढ़ी में अगर पुत्र और पुत्रियां दोनों रोगी हैं, इसका मतलब वो लक्षण लिंग में विभेदन नहीं कर रहा। पुत्र को भी हो रहा है, पुत्री को भी हो रहा है, ऑटोजोमल। और अगर केवल पुत्र है रोगी या केवल पुत्रियों में रोग है, एक ही लिंग के बच्चों में रोग है, तो क्या लेके चलोगे? लिंग सहलग्न। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज और कल भी आदि हम काफी प्रैक्टिस करेंगे वंशावली की। ये वाला शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगा, लेकिन तब हमेशा काम करेगा जब 4 विकल्प में से एक विकल्प चुनना हो। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक से अधिक विकल्प निकालना होगा कि यह वंशावली ये भी दिखा सकती है। तो जब एक से अधिक विकल्प होगा तो कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ये जीनी प्रारूप। जितना प्रैक्टिस करेंगे वंशावली में उतने एक्सपर्ट होंगे। पहली वंशावली मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, फिर दूसरा आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आज अपन। 1 मिनट, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, ये बना लिया। अब देखो एक एक करके। सबसे पहले एक वंशावली मैं बना रहा हूं। ये मैंने एक वंशावली दी और मैंने कहा ये या दी गई वंशावली ठीक है, ये 4 विकल्प हैं, ये वंशावली है और आपको ये पता करना है कि इन चारों में से ये क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं।
क्योंकि 4 में से एक निकालना है। शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगी, लेकिन हम कंफर्म भी करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्यों काम कर रही है। प्रभावी है या अप्रभावी? अप्रभावी है। माता पिता में रोग नहीं है, बच्चे में है, मतलब जनरेशन स्किप हो गई, तो ये क्या नहीं हो सकती? प्रभावी हो ही नहीं सकती, है तो अप्रभावी। इतना समझ आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि बच्चों में सिर्फ पुत्र में रोग है, सिर्फ पुत्र में है, तो मैंने ऑटोजोमल भी हटा दिया, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया एक्स सहलग्न अप्रभावी। लेकिन अब आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना, ये शॉर्ट, इसको अपन कंफर्म भी कर ले। देखो, प्रभावी नहीं होगा ये तो आपको मालूम चल गया, क्योंकि प्रभावी रोग कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगा। आपको अब डिबेट है कि सर ये ऑटोजोमल अप्रभावी क्यों नहीं हो सकता। ये ऑटोजोमल और एक्स सहलग्न में आपने एक्स सहलग्न ही क्यों लिया? अब सुनो, इसको जीनी प्रारूप से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, और जीनी प्रारूप से यह कंफर्म करेंगे कि यह बेहतर उत्तर है इस उत्तर से। सुनना, एक्स, मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्या आंसर निकला? एक्स सहलग्न अप्रभावी, यही निकला शॉर्ट ट्रिक से। तो हम जीनी प्रारूप क्या यूज करेंगे? ए यूज करूं या एक्स 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 वाई? एक्स 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 वाई यूज करूंगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्या निकाला है? एक्स सहलग्न, पिता सामान्य है एक्स वाई, माता सामान्य भी होगी, या वाहक क्या लूं? वाहक लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई रोग ही नहीं आएगा, तो मैंने माता को वाहक ले लिया। ये मेरे पास माता वाहक आ गई। अब इसका क्रॉस करोगे तो किसी पुत्री में रोग नहीं आ रहा और आधे पुत्रों में रोग आ रहा है। अपनी शॉर्ट ट्रिक जा रही है। सॉल्व कर लो आप। अपन ने, ये तो ठीक है, मैंने जीनी प्रारूप बना के कंफर्म किया है, बट अगर आप जीनी प्रारूप नहीं भी बनाओ तो आंसर आपके पास आ ही गया था। कंफर्म भी कर लो। अच्छा, दूसरा डिबेट है, सर ये ऑटोजोमल अप्रभावी हो सकता है क्या? वो भी करके देख लेते हैं। आओ सुनना, भी वो भी कर लेंगे और वो भी मैं प्रॉब्लम। अब अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट, सुनो, मैं लेके चलता हूं सर इसको अपन ऑटोजोमल अप्रभावी लेके सॉल्व करें क्या? तो अब सुनना, ले ऑटोजोमल अप्रभावी, तो मैं ए लूंगा। ऑटोजोमल अप्रभावी के लिए क्या लूंगा? देखो प्रैक्टिस है, पहली बार थोड़ा अजीब लगेगा, 2 3 4 सवाल करेंगे, अपने आप गर्म हो जाओगे आप, ठीक है ना। पहली बार में सिर्फ समझना है, अभी करना नहीं है, अभी सिर्फ समझ आ जानी चाहिए कि वंशावली सॉल्व कैसे करूंगा। ऑटोजोम्स में ये दोनों नॉर्मल है, क्या लूं? इनको मैं कैपिटल ए भी ले सकता हूं, कैपिटल ए भी ले सकता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं ले सकता, क्योंकि स्मॉल ए में रोग आता है, यहां पे रोग नहीं दे रखा। अब आप कैपिटल ए लोगे तो रोग आएगा नहीं, तो मुझे दोनों को क्या लेना पड़ेगा? वाहक। तो जीनी प्रारूप दोनों का वाहक, दोनों वाहक है। अब जब आप दोनों वाहक को क्रॉस करते हो तो एक रोगी आता है। सर यहां पर भी तो एक रोगी आ रहा है, ऑटोजोमल अप्रभावी क्यों नहीं किया आपने? ये जो रोगी आएगा, पुत्र आएगा या पुत्री? पुत्र की भी संभावना होगी, पुत्री की भी होगी, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है पुत्र ही आएगा, इसलिए इससे बेहतर आंसर क्या रहेगा? मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं, भारत में जोधपुर मतलब नहीं, कई सारे टीचर जो है ना, वो ये भी आंसर बताते हैं। आधे मास्टरों को वंशावली आज तक समझ में नहीं आई, वो मॉड्यूल पढ़ के देख के, अब मेरे नोट दिखा के पढ़ाते हैं, वंशावली में आधे से ज्यादा फर्जी बताते हैं चीजें। आप समझ रहे हो? इसमें आधी किताब भी आप पढ़ोगे ना, उसमें भी ऑटोजोमल अप्रभावी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जा रहा है सर लॉजिक, इसमें भी तो एक रोगी आ रहा है, इसमें भी एक रोगी आ रहा है, लेकिन आप वंशावली का एसेंस समझो। इस वंशावली में दे रखा है किसी पुत्री में रोग नहीं आ रहा, केवल पुत्र में आ रहा है। वो कब संभव है? जब एक्स सहलग्न अप्रभावी में पुत्री रोगी आ सकती है क्या? आ ही नहीं सकती, और यही वंशावली कह रहा है। लेकिन ऑटोजोमल अप्रभावी में एक रोगी आ रहा है, इसका मतलब एक रोगी नहीं है, इसका मतलब है यह रोग पुत्र में भी हो सकता है, पुत्री में भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? पुत्र, इसलिए दोनों में से बेहतर आंसर क्या होगा?
अब समझ रहे हो? अब एक चीज सुनो, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सिर्फ ऑप्शन बदलूं, सेम वंशावली है। अब मेरा सवाल सुनना, दिया गया वंशावली दर्शाता है या दिया गया वंशावली दर्शा सकता है एक्स सहलग्न अप्रभावी ऑटोजोमल अप्रभावी, दोनों ए व बी, और ऑटोजोमल प्रभावी। अब आपका आंसर बदल गया। यही खूबसूरती है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस की। जब आपको समझ रहे हो, चार में से कभी भी एक चीज ना, चार में से कभी भी आपको सही विकल्प नहीं ढूंढना है। ये क्या कह रहे हो सर? अरे गलत, फिर गलत। चारों में से जो सबसे बेहतर विकल्प है उसको ढूंढना है। सही तो आप बोलोगे सर ये भी तो सही ही है, पुत्र या पुत्री में रोग आ सकता है तो पुत्र में तो आ ही सकता है, लेकिन इससे बेहतर आंसर क्या है? एक्स सहलग्न अप्रभावी, क्योंकि उसमें पुत्र ही आएगा, पुत्री नहीं आएगी। मैंने सेम वंशावली को ऑप्शन बदलकर आंसर अलग निकाल दिया। और इसलिए मैंने कहा था जब एक से अधिक विकल्प वाले आएंगे ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक काम भी नहीं करेगी। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक से अधिक विकल्प है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा के क्या आंसर निकालोगे? ए, लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं जाएगी। चार में से एक विकल्प में शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगी। अगर एक से अधिक विकल्प हैं तो उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। दुनिया की कोई शॉर्ट ट्रिक बहुविकल्पी प्रश्नों में काम ही नहीं करती। वैसे भी मैं सख्त खिलाफ हूं शॉर्ट ट्रिक के। ये जो उदाहरण है ना, यूट्यूब पे, जब से यूट्यूब आया है तब से वो सब बेवकूफ बनाते हैं यूट्यूब पे जा जाके। मैं भी जाता हूं, मैं बेवकूफ नहीं बनाता। ये वो है ना, हरीश सहवाल की शॉर्ट ट्रिक, लाल सहवाल की शॉर्ट ट्रिक, प्रोटोजोआ की शॉर्ट ट्रिक, फिर शॉर्ट ट्रिक को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक, फिर उस शॉर्ट ट्रिक को भूल जाओ तो एक और शॉर्ट ट्रिक। आदमी बर्बाद हो जाता है उसमें। कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको अगर मिल जाए जिसने ये बोला हो कि मेरे शॉर्ट ट्रिक से नंबर आए, मेरे को बता देना। नहीं आते। यहां पर शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक किसी बेस लॉजिक पर आधारित है। आपको यह पता करना है कि वंशावली में यार ये प्रभावी होगा या अप्रभावी। तो मुझे पता है अगर कोई जनरेशन मिस हो रही है, स्किप हो रही है, तो वो प्रभावी हो नहीं सकती, तो मेरे पास अप्रभावी आ गई। और ऑटोजोम और लिंग संलग्न में, ऑटोजोम का मतलब है कि लिंग में विभेदन नहीं है, दोनों में है तो ऑटोजोमल, एक ही लिंग में है तो बेहतर लिंग संलग्न है। और उसको आपने सॉल्व किया। ये समझ तो आया? ये किसी को नहीं समझ आया तो वापस देखते हैं अपन, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रश्न आप कोशिश करोगे। सबको क्लियर था? अगर एक विकल्प अपन ने क्या किया और एक से अधिक विकल्प अपन ने क्या किए? पक्का? अब एक मिनट सुनो सुनो सुनो, अब एक बार आप कोशिश करना सब। ठीक है, तो आंसर तो आपने शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, सी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं अपन, सेम क्वेश्चन है,
कितने लोग केवल बी? बहुत बढ़िया, गुड। करें सॉल्व, सही, मतलब आप बिल्कुल सही अप्रोच, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो आपको मालूम चल गया, माता पिता में रोग नहीं है, बच्चों में है, तो जनरेशन स्किप हुई है, प्रभावी हो ही नहीं सकता, अप्रभावी है। और संतान में पुत्र और पुत्रियों दोनों में रोग है, तो शॉर्ट ट्रिक से अपन ने निकाल लिया ऑटोजोमल अप्रभावी। अब इसका प्रमाण भी आप निकाल सकते हो, लेकिन प्रमाण में फिर घोचे होंगे। क्यों होंगे? आप इन दोनों को वाहक लेके चलोगे। सर अब जब दोनों को वाहक लेके हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास तो दो रोगी आते ही नहीं, एक ही आता है। लेकिन अभी हमने देखा ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, तो इसका मतलब है दोनों में रोग आने की संभावना है, इसलिए ये ऑटोजोमल अप्रभावी होगा। जब मैं एक से अधिक विकल्प की बात करूंगा तो मुझे जीनी प्रारूप बनाना पड़ेगा। जीनी प्रारूप से मैं ऑटोजोमल अप्रभावी तो सिद्ध कर ही चुका हूं, मुझे केवल यह सिद्ध करना है कि यह एक्स सहलग्न अप्रभावी है या नहीं, तो वो गलत साबित हो जाएगा। यह सामान्य, इसको वाहक लोगे, इसको वाहक लोगे तो किसी हालत में पुत्री रोगी आ ही नहीं सकती, और पुत्री रोगी नहीं आ सकती, इसका मतलब इसका आंसर बहुविकल्पी में भी ऑटोजोमल अप्रभावी ही जाएगा। बात समझ आ रही है सबको? सर आई कि नहीं आई बता दो। नहीं आ रही? हाँ आपसे पूछ रहा हूं। अरे इनसे पूछ रहा हूं, आपका नाम तो बताओ। हाँ आपसे ही। राम, नाम जस्सू जी आया कि नहीं आया? हाँ ना, कुछ कर नहीं रहे हो इसलिए तो बोल। देखो इसमें मेरी बात सुनो, ये तो जीवन में शर्म नहीं करनी। किस बात पे? सीखने के लिए आए हैं, सीख नहीं आए तो नहीं आया, सर नहीं आया 2 बार में, नहीं आया 5 बार में, नहीं आया 1 बार में, तो घबराना नहीं, शर्म नहीं करनी। कहां से नहीं आया? 1 हफ्ते पहले तो दिक्कत है, फिर मुझे पीछे जाना। वंशा, पहला वाला सवाल समझ आया था क्या? पक्का? इस वाले में कहां दिक्कत है मुझे बताओ, क्योंकि आपने ना हाँ किया ना किया। देखो यार मेरा, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे को यहां पर ऐसे इसलिए आया हूं कि समझ सको ऐसे क्या होता है, चीज समझनी है, ठीक है ना। आप लोगों की बिल्कुल भी गलतियां नहीं है। 2020 के बाद 2 सालों में सबकी हालत बराबरी थी, ठीक है ना। ये सब ने कुछ नहीं किया, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें वो माहौल ही ऐसा हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं आया पूछोगे, मतलब पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो जीनी प्रारूप पहले याद रखने पड़ेंगे। आज एक आम कमेंगे आज से। देखो अभी मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूं, लेकिन आज सब अच्छा ओए यार समय समाप्त। रुको, आज जस्सू जी एक काम करेंगे मेरे लिए। जस्सू जी सुनो है शांत, जो जीनी प्रारूप ने लिखा है उस जीनी प्रारूप को अच्छी तरह पढ़ के आओगे। नहीं समझ आएगा, सबसे पहले हाथ ऊपर कराओगे। कल क्लास की शुरुआत में अपन वापस जीनी प्रारूप समझेंगे, ठीक है। लेकिन एक आपको काम करना पड़ेगा, जिसको जो जीनी प्रारूप अपन ने किया है वो एक बार वापस समझकर और याद करके आएंगे, और कल वंशावली और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्सू जी कल छुट्टी मत मार लेना, मेरे को याद रहेगा, ठीक है? पक्का? कल करेंगे।